नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अब नया मंत्रिमंडल अपना आकार ले चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है बुंदेलखंड की। और वो इसलिए हो रही है कि बुंदेलखंड के दो दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव दोनों को कैबिनेट में स्थान नहीं मिल पाया है। अब बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस मुद्दे को समझने के लिए हम आए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी के पास। दुबे जी, आपका स्वागत है। जो चर्चा है पूरी की पूरी, क्योंकि चुनाव प्रचार ये हो रहा था कि गोपाल भार्गव जी अगले मुख्यमंत्री होंगे, पूरी चुनाव सामग्री थी, उनके गीत भी वैसे ही बनाए जा रहे थे, गाए जा रहे थे, पब्लिक में भी उत्साह था कि अब किसी तो पंडित जी सीएम बनेंगे, और अब स्थिति हो गई कि मंत्री भी नहीं है। देखिए, उसके चर्चा के पीछे ही पर्याप्त कारण थे कि मध्य प्रदेश में एक तो वो अपराजय योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। आज तक कोई भी चुनाव वो ना हारे हैं, और जिस चुनाव की उनको जब जिम्मेवारी सौंपी गई, जो विपरीत परिस्थिति के उपचुनाव थे, वहाँ भी वो पार्टी को जिता कर लाए और लगातार 9 बार चुनाव जीते। और कभी उन्होंने इसके लिए वो भी नहीं किया, 3 बार से तो वो घर बैठ के चुनाव जीत रहे। इस बार वो वोट डालने भी शाम को 5:30 बजे गए और वोट डाल के आ गए, और उन्होंने किसी भी बड़े नेता की बीजेपी की सभा भी नहीं मांगी कभी। तो इस तरह से उनके जो प्रकल्प चलते हैं, जो 9 बार से जीते हैं, जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो सबको लग रहा था कि इस बार इतना वरिष्ठता हासिल हो चुकी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बुंदेलखंड से बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर आया है, लेकिन जब नहीं बनी तो निराशा है। और आज मंत्री जो बने हैं उनके यहाँ जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ गड़ाकोटा में उनके निवास पे। लोग यही पूछ रहे हैं कि भैया क्या गलती हो गई, क्यों नहीं बनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कहते थे कि आप राजनीति में गॉड फादर बनाइए, बिना गॉड फादर के राजनीति में ऐसा मूल्यांकन होता नहीं है। आप दिल्ली जाते नहीं, गॉड फादर आपने बनाया नहीं, इस कारण आप रह गए। अन्यथा जिनके गॉड फादर थे वो सब मंत्री पद पा लिए। तो वो उनको समझा रहे नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी में मूल्यांकन चलता रहता। लेकिन चर्चा इसी कारण थी कि हर दृष्टि से उनके जो जन कल्याण के प्रकल्प थे, आज जैसे भाजपा सनातन की बात करती तो वो जो संस्कृत विद्यालय चलाते हैं, तो उसके लिए जो अपने तपस्वी संत राजेंद्र दास जी ने कहा कि ये तो सनातन का आधार है, ये जो काम ये कर रहे हैं। तो वो किसी मामले में नहीं, मरीजों का इलाज आपने देखा ही पूरा बंगला भरा रहता है। कन्याओं के विवाह वो 21,000 से ज़्यादा करा चुके, विश्व रिकॉर्ड है उनके नाम से। तो कहीं से कुछ नहीं था, तब जाके यदि मंत्री भी नहीं बने तो उसकी चर्चा स्वाभाविक आज हर जवान पे प्रदेश में सर्वाधिक चर्चा का विषय है। तो इसलिए कि आखिर वो क्यों नहीं। आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि गॉड फादर नहीं है। हमने ये देखा कि चुनाव के बाद जो 2-4 विधायक दिल्ली पहुंचे थे, उसमें गोपाल भार्गव थे, वो दिल्ली गए थे, उन्होंने लॉबिंग भी की। उनके बेटे ने चुनाव परिणाम आने से पहले मुझे एक इंटरव्यू में कहा था कि हम दावेदारी करेंगे सीएम के लिए, मनाए ना मनाए ये पार्टी का काम है। दूसरी बार अब ये बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, इसमें यदि आपने लॉबिंग की, इसमें सिफारिश की आपने, तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको लगता है कि गोपाल भार्गव जी को सिफारिश करनी थी इसके बाद भी, जबकि पार्टी बिल्कुल बदल गई है? आपको लगता है कि दिल्ली जाने से ही मुख्यमंत्री पद मिलता है, जबकि वो तो होके भी आए थे? नहीं, देखिए, जैसे गॉड फादर की तो अपन इसलिए कर सकते हैं कि उसका महत्व भी है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन लोगों को संरक्षण देते हैं, वो देखो 6 मंत्रियों ने उनके साथ पार्टी बदली, कैबिनेट मंत्री के रूप में कौन बदलता है। और आज देखो कि उनको फिर उनने एन कैन पैकड़ मंत्री बनवा लिया। चाहे वो आप देखें प्रद्युम्न सिंह तोमर का, लोगों को वैसा लगता होगा अटपटासा कि वो साष्टांग चरणागत होते हैं, लेकिन उसके बदले उनको निश्चिंता रहती है कि हम तो मंत्री बनेंगे क्योंकि सिंधिया जी वहाँ बात करेंगे। ऐसा और लोगों के भी साथ है। जब तक शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे तो भूपेंद्र भाई को कोई दिक्कत नहीं हुई कभी, वो अच्छे मंत्री पद भी पाते रहे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं राजनीति में जिनके गॉड फादर, जिसके संरक्षण में कोई अच्छा नेता होता है तो उनको कई बार काबिलियत भी कम हो तब भी अच्छे पदों पे हमेशा बने रहते हैं। अब गोपाल भार्गव के लिए और कौन सा कारण बताएंगे आपके, कौन सी काबिलियत में कमी थी? कोई तो एक कारण बताएं कि जिससे, तो यही एक समझ में आया निचोड़ में कि उनका कोई गॉड फादर नहीं था जो चिंता करे कि एक अच्छा आदमी रहे पार्टी में, संगठन में, सरकार में। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, गोपाल भार्गव के बेटे जो हैं अभिषेक भैया, वो इतना योग्य, इतना मैच्योर लड़का, मैंने तो देखा उनको, मैं जब मिला, पहले मैंने सुना था,
लेकिन मुझे लगा कि बड़ा मैच्योर है वो, और वो इसके बाद भी क्या कारण है कि गोपाल भार्गव उसे राजनीति में कहीं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बेटे को कर दिया, बाबूलाल जी गौर की बहू मंत्री बन गई, कैलाश सारंग के बेटे मंत्री बन गए, बीरन सकलेचा के बेटे मंत्री रह लिए, सुंदरलाल पटवा के रह लिए। गोपाल भार्गव इतने पुराने नेता, 9 बार के विधायक, वो अपने बेटे को राजनीति में उस तरह से स्थापित नहीं कर पाए जैसे अन्य पूरी की पूरी पीढ़ी करके जा रही है। और ये नई पीढ़ी जो है, भार्गव जी का जो स्वभाव, वो देने में जितने उदार हैं उतने ही मांगने में बहुत कंजूस हैं, संकोची हैं। उन्होंने जब देखा कि पार्टी परिवारवाद की लाइन पे बढ़ रही है, वो एक बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में संसदीय बोर्ड की बैठक में भी थे, तब देखा कि पार्टी परिवारवाद को लेकर सख्त रवैया, खासकर मोदी जी का, तो फिर उन्होंने इच्छा भी व्यक्त नहीं की कि बेटे को टिकट ले आए, जबकि उस समय 3 सीटों से सर्वे में उसका नाम गया था कि जीत सकता है। तो वो मांगने में बहुत संकोच है। वो कहते हैं भगवान करे मुझे मांगना ना पड़े, और देने में बहुत उदार है। लेकिन अब राजनीति जिस तरह की है उसमें सब चीज़ें चाहिए, तो अभी तो वो परिवारवाद की पार्टी लाइन के इस पे हैं कि जब पार्टी कहेगी तब होगा। अभी उनके ही साथ वो खुद के साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा, तो फिर बेटे के साथ वो कैसे जस्टिस करा पाए। अभी एक और, भूपेंद्र सिंह को क्यों नहीं लिया गया? भूपेंद्र सिंह की दावेदारी थी, भूपेंद्र सिंह संकट मोचक भी थे। क्या केवल एकमात्र कारण कि वो शिवराज जी के नज़दीक थे, या और कोई कारण? देखिए, और मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। वो लगातार एक पार्टी के फोरम पे मैनेजमेंट का बेहतर काम करते थे। आपको, जैसे आपने कुछ खबरों में भी कभी दिखाया कि वो जब सरकार गिरी तब उन्होंने मैनेजमेंट किया था, और भी जिस मोर्चे पे जब पार्टी ने लगाया तो वो उसको पूरी मेहनत और पूरे मैनेजमेंट के साथ पूरा किया। अच्छे विभागों के मंत्री भी रहे, उनका संगठन और सरकार में अच्छा वो रहा दबदबा। लेकिन यदि अब नहीं लिया जा रहा अचानक से, तो क्या कारण होगा? यही होगा कि वो, ये स्वाभाविक है, वो शिवराज जी के खास थे, उनके विश्वास पात्र थे। तो यही एक कारण उनके लिए आज ये बन गया कि उसके कारण वो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। और सागर जैसे संभागीय मुख्यालय पे गोविंद राजपूत को मंत्रिमंडल में लिया गया है, और हम और आप सब जानते हैं कि गोविंद राजपूत कट्टर कांग्रेसी रहे लंबे समय तक। पिछले दिनों सिंधिया जी के साथ वो बीजेपी में आए हैं, तो वहाँ बीजेपी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अब जब एक मंत्री है, वो भी सिंधिया समर्थक, सिंधिया निष्ठ, महल निष्ठ मंत्री है, तो अब पुराने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अब उन्हें अपने काम के लिए कहीं ना कहीं सिंधिया निष्ठ मंत्री के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है। देखिए, इस बात को अब थोड़ा सा समय हो गया। जब ये पहला उपचुनाव लड़े थे पार्टी में आने के बाद, तब जरूर ये बातें उठ रही थी। लेकिन अब पार्टी में एक चुनाव वो पहले जीत चुके, अब दूसरा चुनाव जीत चुके, तो अब पार्टी धीरे धीरे मिक्सअप करती। और एक ही जगह की बात नहीं है, ये 22 विधायकों ने ऐसा किया हुआ था। और स्वयं सिंधिया आज देखें कि वो इतने पावरफुल हैं कि वो मंत्री, लेकिन वो तो 22 में से 3 ही रह गए मंत्री। हाँ, वो वक्त की बात है कि कुछ के टिकट कट गए, कुछ चुनाव हार गए, और कुछ मंत्री बनने से रह गए। ये तो परिस्थिति की बात है। लेकिन अब सिंधिया इस समय बहुत बड़ी भूमिका में है पार्टी में, कि वो उन्होंने अपने जो खास विश्वास पात्र थे, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, गोविंद राजपूत, सबको मंत्रिमंडल में शामिल कराने में आखिर भी सफल भी हुआ है। तो ये तो पार्टी में अब बहुत जगह हो गया। जी देवदत्त दुबे जी, चुनाव से पहले वहाँ कुछ माहौल अलग तरह का था। हम ये देख रहे थे कि गोविंद राजपूत के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत की गई थी, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ, और ये कहा जाता कि गोविंद राजपूत के लोगों ने कराई है। वहाँ राजकुमार धनोरा का जो मामला था, जो अभी जेल में है, धनोरा को भी कहीं ना कहीं इनका रिश्तेदार है भूपेंद्र सिंह का, और कह रहे थे कि गोविंद राजपूत से झगड़े के कारण जेल भेजा गया है। तो ये जो दोनों में शीत युद्ध चल रहा था भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत में, इसके कारण तो नहीं है कि भूपेंद्र सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया? देखिए, ये तो पार्टी में आपने देखा, मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसा चल रहा था कि भाजपा लगातार सत्ता में थी, तो हर जगह भाजपा ही के खिलाफ खड़ी हो गई थी, और एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ भी हुआ, लेकिन वो कारण अलग था। अभी तो जो कारण था, वो ये जो मंत्रिमंडल बना, आपको हमसे ज़्यादा मालूम है कि ये तो दिल्ली में सब कुछ तय हुआ, तो वो अलग परिस्थितियों में कारण देखते हैं, उनके अलग समीकरण हैं। एक समय तो ये था कि सागर से कोई मंत्री बनने वाला नहीं था, या तो 3 मंत्री बनते। अब उसी में ये हुआ कि एक फिर सिंधिया जी ने अपने वो विश्वास बात को बना लिया, और बाकी शिवराज चूंकि उस भूमिका में नहीं थे, और गोपाल भार्गव गणराज के भरोसे थे। तो मुझे लगता है कि महाराज की चल गई, शिवराज रह गए, गणराज की भी नहीं सुनी गई, तो ये ऐसा हो गया। वो तो ये राजनीति में कई बार होता है कि आप बिल्कुल सेकंडों से जैसे रेस चूकते हैं ना, ऐसा होता है। पता चला सुबह तक नाम था, कभी किसी ने मना नहीं किया। तो अब
कि इसको क्या कह सकते, कई बार किस्मत भी कह सकते और कई बार ये कह सकते कि राजनीति जिस धारा में बह रही है हर नेता को उसी धारा में चलना चाहिए, जोड़ तोड़ गॉडफादर सब कुछ बनाना चाहिए जिससे कि आप जो काम है आपके मन में भाव है वो आप सरकार में आके कर सकें। एक और कि ये जो केवल गोविंद राजपूत बन पाए हैं, भूपेंद्र जी और गोपाल जी के बाहर जाने के बाद अब आपको लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा इसका? पहले जिस तरह से जीत हुई थी क्या उतनी ही जीत कर पाएंगे? वैसे तो इस बार कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दे रही लोकसभा में। देखिए अभी तो 4-5 महीने हैं, क्या परिस्थिति बनती है आपने देखा वो 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा देश में 10-12 लोकसभा उपचुनाव हार चुकी थी, लेकिन एन वक्त पे जब सर्जिकल स्ट्राइक आया तो उससे पूरा माहौल ऐसा बदला कि आप किसी को भी टिकट दिए। जो पार्षद बड़ी मुश्किल से जीते थे वो लोकसभा 3.5 और 4 लाख वोटों से जीते, तो वो उस समय क्या परिस्थिति बनती। लेकिन आज की डेट में ये बात सही है कि कांग्रेस बहुत निराश हताश है, पस्त पड़ चुकी है, जो उम्मीदों में थी कि हम सरकार में आ रहे हैं और उसकी बुरी पराजय हुई है। लेकिन भाजपा में भी अब वो उत्साह नहीं बन पाया जो सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल के बाद बनने के बाद बनना था, उसमें भी कुछ उहापोही की स्थिति है। लेकिन ये चूँकि टेस्ट लग चुका है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, पर तो ये मोदी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव रहेगा, तो मुझे लगता है भाजपा को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। एक आखिरी सवाल है देवदत्त जी, बुंदेलखंड से इस बार 4 लोगों को बनाया गया है, दमोह से 2, सागर से 1 और छतरपुर से 1, पन्ना पूरा खाली है। विभागों की बात की जाए तो आपको लगता है कि महत्वपूर्ण विभाग बुंदेलखंड को मिलेंगे इन 4 मंत्रियों को? आपको क्या लगता है? देखिए बुंदेलखंड का घाटा पहले ही हो चुका है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह से हुआ करते थे, वो अब नरसिंहपुर से चले गए, वहाँ से विधायक बन गए, तो एक केंद्रीय मंत्री पद चला गया। पिछले 2023 के सरकार में जब थे हम तो 4 कैबिनेट मंत्री थे और 1 राज्य मंत्री था, 5 मंत्री थे बुंदेलखंड से। आज केवल 1 कैबिनेट मंत्री बचे हैं गोविंद राजपूत और 3 राज्य मंत्री बचे हैं, धर्मेंद्र लोधी, लखन पटेल और दिलीप अहरवार। तो बुंदेलखंड का घाटा पहले ही हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छे विभाग दे दें जो इस घाटे की भरपाई हो जाए, क्योंकि बुंदेलखंड ने भाजपा को इस समय बहुत ज़्यादा सफलता दिलाई। 26 में से 21 सीटें भाजपा जीती है, सपा बसपा को भी साफ कर दिया और कांग्रेस भी बड़ी मुश्किल से 5-6 सीटें ही जीत पाई है। तो मुझे लगता है जितना भाजपा को बुंदेलखंड दे रहा है, लगातार सांसद जिता रहे हैं, पिछले 20 सालों से विधायक लगातार जीत रहे हैं, महापौर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी चुनाव बुंदेलखंड की जनता भाजपा को जिता रही है। तो अभी जो 4 पद खाली हैं उसमें भी मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए और जो विभाग दिए जाएं, अभी जो मंत्री बने उनको भी अच्छे विभाग दिए जाएं, जिससे बुंदेलखंड जिस बुलंदी पर था उससे वो नीचे न खिसके और उसकी भावनाएं भी यदि पार्टी जोड़ने रखना चाहती है तो। अन्यथा बुंदेलखंड में कभी कभी एक जो हमारे यहाँ पूर्व सांसद ज्वाला प्रसाद जोशी थे, उन्होंने एक बार लिखा था कि जन्म जन्म के हम हैं बागी, लिखी बगावत भाग हमारे। तो कब कांग्रेस से बगावत कर दी बुंदेलखंड की जनता ने, कब किससे कर दे, कभी किन्नर को जिता दे, कभी निर्दलीय को जिता दे। तो मुझे लगता है कि जो आस्था और विश्वास उनका जमा हुआ है भाजपा पे, पार्टी पे, उसको उसका हिस्सा जरूर मिल जाए, जिससे कि बुंदेलखंड जो देश के गरीब संभाग में शामिल है वो तरफ ऊपर आए। जो ज़मीन के अंदर, जिसके अंदर हीरा पन्ना लोह अहस्क है, वो ज़मीन के ऊपर जुड़ा, अमीरी में दिखे, गरीबी ना दिखे, पलायन ना दिखे। तो मुझे लगता है कि ये अवसर है जब बुंदेलखंड को बहुत अच्छे लोगों ने समझा है, जो सरकार में पावरफुल हैं, वो सब भी मिलकर दूर करें और बुंदेलखंड के हितों का भाजपा भी ध्यान रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, आपने देखा कि इनके दिल में बुंदेलखंड धड़कता है, ऐसा लग रहा है। इनने एक बहुत बड़ी बात कही और वो ये कही कि गोपाल भार्गव के जो निवास है गड़ाकोटा में, वहाँ उतनी भीड़ है जितनी तो यहाँ मंत्री बनने वालों क्या नहीं है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी, क्यों गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया, भूपेंद्र सिंह का दोष क्या था, केवल शिवराज सिंह के नज़दीक होना और एक अच्छा मैनेजमेंट करना ये उनका दोष था, इसलिए मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। बुंदेलखंड का हक बुंदेलखंड को कब मिलेगा, ये तमाम सारे सवाल आज देवदत्त दुबे ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के सामने रख दिए हैं। अब निर्णय मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को करना है कि बुंदेलखंड ने जितना प्यार दिया है उतना प्यार क्या ये संगठन उसको मंत्री बनाकर लौटाएगा या और पद वहाँ मिलेंगे। यद्यपि ये बात भी सही है कि मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो निगम अध्यक्ष बनाए हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, वो रामकृष्ण कुशवाहा जी दमोह को बनाया है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में बुंदेलखंड होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन फिलहाल भूपेंद्र और गोपाल भार्गव की कमी मंत्रिमंडल में
हम नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को अखर रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।